हाय, दिस इज निशान चौहान और आज हम अपना धांसू रिवीजन लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने यूनिट, डायमेंशंस और एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करी थी। लेक्चर 2 जो है हमारा, इसमें 2010 से लेके 2019 तक जो भी प्रॉब्लम इन टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आई हैं, नीट में, मेंस में, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारी, द डैम्पिंग फोर्स on an oscillator is directly proportional to the velocity। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फोर्स प्रोपोर्शनल है आपका वेलोसिटी के। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज, आपसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की यूनिट पूछिए। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हमने कंसीडर कर लिया कांस्टेंट है आपका के। तो के की जो यूनिट आएगी वो यूनिट ऑफ एफ अपॉन यूनिट ऑफ वी के इक्वल आएगी। फोर्स की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 एंड वी की वेलोसिटी की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर सेकंड इनवर्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड माइनस 1 ऊपर पहुंचेगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा कितना, किलोग्राम सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। तो याद कीजिए, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें जब मैंने यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करी थी तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यही होती है जिसके अंदर फोर्स एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल लेते हैं हम, देन आपसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट पूछ लेता है। ये आपका AIPMT 2012 में आया है प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow: P equal A cube B square upon C into D। परसेंटेज एरर इन P पूछा है आपसे। तो याद कीजिए, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें आप मल्टीप्लाई भी देख रहे हैं, डिवाइडेशन भी देख रहे हैं और साथ साथ पावर भी देख रहे हैं। तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसमें हम डायरेक्ट परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूला पुट करने के बाद में जो भी परसेंटेज एरर गिवन है उन्हें रख के हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। सबसे पहले आप परसेंटेज एरर की फॉर्मूला लिख लें, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल, जो पावर होती है वो टर्म के स्टार्टिंग में आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये हमने इन चारों टर्म्स को परसेंटेज एरर की फॉर्म में चेंज कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए में परसेंटेज एरर गिवन है 1%, बी में 2%, सी में 3% एंड डी में 4%। जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी कॉन्सेप्ट वाली, पहले उस वीडियो को देखे, तभी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। तो 3 एज इट इज रहेगा, ए की परसेंटेज एरर है 1% प्लस 2 एज इट इज रहेगा, बी की परसेंटेज एरर है 2% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, दैट इज सी की परसेंटेज एरर हमारी 3% और डी की जो परसेंटेज एरर है वो हमारी कितनी है, 4%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका 14%। कितना आ जाएगा आपका, 14%। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये आपका ये बेसिकली मैंने नीट लिख दिया है, लेकिन उस समय AIPMT था, तो AIPMT 2013 में ये प्रॉब्लम आई हुई है आपकी। तो आप देख सकते हैं हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा, जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है उस गिवन डाटा को यहाँ पे पुट करा और हमारा आंसर इजिली आ गया। इज इट क्लियर? नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 IIT मेंस की है। जो नीट वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि IIT मेंस की प्रॉब्लम है तो इसे हम क्यों करें। होता क्या है, नीट में मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसलिए मेंस की प्रॉब्लम जरूर करें, भले ही चाहे एडवांस की प्रॉब्लम ना करें नीट वाले बच्चे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कितना है आपका, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? आपको G की
जी की एक्यूरेसी निकालनी है कि कितनी एक्यूरेसी आपकी जी में एग्जिस्ट करेगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी को एक तरफ लेके जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो जो हम जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर और साथ साथ एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है किसमें, जी में। दैट मीन्स हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है किसकी, जी की। तो जी की परसेंटेज एरर की बात करें तो कितना हो जाएगा यहां से, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस पावर जो भी होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे, सब किस में आ गया आपका, परसेंटेज में। इज इट क्लियर नाउ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपसे डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% पूछा गया है। क्वेश्चन में एल गिवन है 20 सेंटीमीटर और डेल्टा एल है 1 मिलीमीटर। तो आप इस 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में, प्लस 2 टाइम्स ऐसे रहेगा। और ये हो जाएगा डेल्टा टी कितना है आपके पास, देखिए 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन है और एग्जैक्ट टाइम कितना है 90 सेकेंड। तो रिजोल्यूशन है 1 सेकेंड का और एग्जैक्ट टाइम कितना है 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया परसेंटेज में। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आएगा 25 सा, तो ये आएगा 0.5% प्लस जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा 20/9%। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5% प्लस ये आ जाएगा आपका 2.22%। ठीक है, जब इसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.72% अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5%, सेकेंड है 3%, थर्ड है 4% और फोर्थ है हमारा 7%। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 3%। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट में बताया था लास्ट लेक्चर में, उसमें सीधे सीधे ये बताया गया था कि जब रिजोल्यूशन गिवन हो या एक्यूरेसी गिवन हो तो वो डेल्टा वाली टर्म्स की वैल्यू होती हैं और एग्जैक्ट वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होती है। इज इट क्लियर, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 थी। नाउ अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे नीट 2017 के एग्जाम में आई हुई है। इस प्रॉब्लम में क्या है पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट है आपका, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां ई है आपका चार्ज। अब आपसे बोला है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किस क्वांटिटी की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन के इक्वल आएगी। नाउ तो हमें प्रूफ करना है कि एक तरफ तो हमारी लेंथ की डायमेंशन रहेगी और एक तरफ इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूंगा, जो जो कॉन्स्टेंट्स मुझे पता है इसमें क्वेश्चन में गिवन है उनकी डायमेंशंस लिखूंगा। तो अगर बात करें तो यहां पर कांस्टेंट है सी, तो जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो सी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी LT-1। इसके बाद बात करें आगे हमारा कैपिटल जी, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी M-1L3T-2। कैपिटल जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी M-1L3T-2। इसके अलावा हमारे पास चार्ज है E, तो E की डायमेंशन क्या हो जाएगी, Q बराबर होता है AT, तो ये हो जाएगा IT, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी AT। नाउ इसके बाद है हमारा क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी M-1L-3T⁴A⁴। कोशिश करें कि ये जो कांस्टेंट है इनकी डायमेंशंस आपको याद हो। क्यों, क्योंकि अगर आपको डायमेंशन याद होगी तो वहां पे आपको इस पर्टिकुलर डायमेंशन को कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और टाइम सेविंग ही सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नाउ चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। जब मैं ऑप्शन 1 चेक करता हूं तो ऑप्शन 1 है हमारा 1/c² ब्रैकेट में कैपिटल जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पावर कितनी 1/2। हम 1 बाई 1 सबकी डायमेंशन पुट करेंगे। जैसे ही हम डायमेंशन पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/c की डायमेंशन है LT-1, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा L2T-2।
ब्रैकेट के अंदर कैपिटल जी की डायमेंशन रखेंगे m-1 L3 T-2, ई की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका A2 T2 क्योंकि ई का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी होगी m-1 L-3 T⁴ A⁴2, ये हमने डायमेंशन रख दी और होल पावर कितनी है सबकी 1/2। इज इट क्लियर? नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से m-1 से m-1 कैंसिल हो जाएगा, A⁴2 से A⁴2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा L⁻³ है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा L⁻⁶, ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन T⁴ ऊपर जाएगा T⁻⁴, तो ये आ जाएगा आपका 1/L2 T-2, ये एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा L⁻⁶ और साथ साथ T⁻⁻4 और टोटल की पावर कितनी 1/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/L2 T-2 एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ऊपर कितना आएगा L⁻3 और साथ साथ T⁻2, T⁻2 से T⁻2 कैंसिल हो जाएगा, L⁻3 है नीचे L स्क्वायर है, तो जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा केवल ये बचेगा आपका केवल L। तो हमने क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसकी जो डायमेंशन सॉल्व करके आई है वो किसके इक्वल आ गई है L के इक्वल आ गई है, तो ये हुआ हमारा, इसका मतलब क्या, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, वो किसकी डायमेंशन दे रहा है आपको लेंथ की डायमेंशन है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नाउ अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो भी कुछ इसी की तरह सिमिलर प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कहा गया है कि प्लांक कांस्टेंट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट गिवन है कैपिटल जी, ये फंडामेंटल कांस्टेंट है। आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डायमेंशन है किसकी लेंथ की। इस बार भी आपको क्या चेक करना है कि जो लेंथ की डायमेंशन है वो इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल है। क्या चेक करना है आपको, जो लेंथ की डायमेंशन है वो इनमें से किस कांस्टेंट के इक्वल है। उसके लिए जो जो आपको कांस्टेंट्स गिवन है सबसे पहले आप उन कांस्टेंट्स की डायमेंशन लिखेंगे। तो पहला है आपका प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m-L2 T-1, क्या होती है m-L2 T-1। दूसरा है आपका स्पीड ऑफ लाइट c, इसकी क्या होती है L-T-1, और साथ साथ फिर है तीसरा कैपिटल G, और इसकी क्या होती है डायमेंशन आपकी m-1 L3 T-2। आपको तीनों कांस्टेंट की डायमेंशन पता चल गई है। अब क्या करेंगे आप, अब 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, और जब हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा h/g और डिवाइडेड बाई c⁻3/2। नाउ इनकी डायमेंशंस पुट करते हैं हम, तो स्क्वायर रूट में h की डायमेंशन हो गई m-L2 T-1, g की डायमेंशन हो गई हमारी m-1 L3 T-2 डिवाइडेड बाई c पावर है 3/2, तो ये हो जाएगा L⁻3/2 और साथ साथ T⁻−3/2। इसे सॉल्व करेंगे, या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ m⁻1 है, यहाँ m⁻−1 है, जब ये ऐड होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ L⁻2 है, यहाँ L⁻3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L⁻5, और यहाँ T⁻−2 है, यहाँ यहाँ -1 है, यहाँ कितनी है -2, तो ये जाएगा T⁻−3 डिवाइडेड बाई L⁻3/2 साथ साथ T⁻−3/2। इसे और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं L⁻5/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है ये, और ये क्या लिख सकते हैं T⁻−3/2 डिवाइडेड बाई L⁻3/2 एज इट इज और T⁻−3/2 एज इट इज। हम क्या देख रहे हैं, T⁻−3/2 से T⁻−3/2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा L⁻5/2 -3/2, ठीक है। नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 2/2 दैट इज 1, तो ये कितना आ जाएगा L। तो हमने क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था उसकी जो डायमेंशन सॉल्व करके आ रही है वो लेंथ की डायमेंशन के इक्वल आ रही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, फिर से ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम है बच्चों की कि यहाँ तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन जब वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं तो हम कौन से ऑप्शन को पहले चेक करें। तो देखिए ध्यान से, हमेशा हमें पहले चारों ऑप्शन में सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है। अगर सिमिलैरिटी ढूंढ के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्या कहने का, जैसे मैं अगर इन चारों ऑप्शंस में बात करूं तो चारों ऑप्शंस में 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं
जिनमें h और g का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट में गिवन है। बाकी ये अलग ऑप्शन है, ये थोड़ा अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्क्वायर रूट में एच जी के मल्टीप्लीकेशन की डायमेंशन कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आपका निकल के आएगा, जैसे उसे आप सी के साथ कंपैरिजन कर लेंगे तो आप ऑप्शन को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा चेक करने के लिए। इज इट क्लियर? नाउ आगे की प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। ये हमारी 5 प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें आपका इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। अब आपको, अभी तक हमने जाना था कि मास, लेंथ, टाइम ये सब फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम कैसी यूनिट्स हैं आपकी, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और हमसे किसकी डायमेंशन पूछ ली गई, मास की। किसके टर्म्स में, फोर्स की, वेलोसिटी की और टाइम्स की टर्म में। ये आपका 2014 नीट एआईपीएमटी एग्जाम में आया था। नाउ अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी कितनी, एम एल टी माइनस टू। इसके अलावा वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है हमारी, एल टी माइनस वन। और टाइम की डायमेंशन कितनी होती है हमारी, टी। ठीक है, तो टाइम की तो टी पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां रखेंगे और किसकी निकालेंगे हम, एल की, इन टर्म्स ऑफ वी। तो जैसे ही मैं एल की डायमेंशन निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ वी, तो ये कितना आ जाएगा, वी अपॉन टी पावर माइनस वन। टी पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी इंटू टी। ये आ जाएगी आपकी लेंथ की डायमेंशन। अब इन टर्म्स ऑफ वी और टी, अब इस एल की वैल्यू को यहां रखेंगे और किसकी डायमेंशन निकाल देंगे, एम की। तो जैसे ही हम रखते हैं तो यहां से एम की डायमेंशन एक तरफ रहने दो और फोर्स एक तरफ आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा, एल टी माइनस टू। और ऊपर वाले फॉर्मूले से एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका एफ एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई एल की जगह कितना आ जाएगा, वी और टी, और साथ साथ टी माइनस टू एज इट इज है ही। तो यहाँ कितना बच यहाँ पावर वन है, माइनस टू है तो पावर माइनस वन बचेगी। माइनस वन पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस वन हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा हमारा, एफ वी माइनस वन और साथ साथ कितना, टी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी, द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ध्यान से, इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आप पर्टिकुलर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन रखो, ई की डायमेंशन रखो और आप आंसर निकाल लो, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे याद रखेंगे। लेकिन हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और याद रखें कंपटीशंस में फॉर्मूलों का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी डेंसिटी का। किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है आपका, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपसे क्या पूछा है, इस पर्टिकुलर की डायमेंशन पूछी है, तो कैसे निकलेगी इस पर्टिकुलर की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन रखो अपॉन वॉल्यूम की और सॉल्व कर दो उसे। तो देखिए ध्यान से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारी एनर्जी की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, एम एल टू टी माइनस टू, डिवाइडेड बाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की कितनी होती है, एल पावर थ्री। एल पावर थ्री जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, एम एज इट इज रहेगा, ये बचेगा एल माइनस वन और टी माइनस टू। कितना आ गया, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। इसका मतलब हमारा जो चार ऑप्शंस थे उन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा, बस मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, प्रॉब्लम की फॉर्म को चेंज करके। प्रॉब्लम की फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में थी, लेकिन फॉर्मूला याद होने की वजह से मैंने उसे एनर्जी और वॉल्यूम की टर्म में चेंज कर दिया, और एनर्जी और वॉल्यूम की डायमेंशन रखने के बाद मेरा आंसर इजिली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 की तरह है। यहां पर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम हमने फंडामेंटल क्वांटिटी ली थी, यहां पर क्या ले रहे हैं हम, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। देन आपसे सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन
क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब उसकी डायमेंशन कितनी होती है mt-2। ये होती है आपकी सरफेस टेंशन की डायमेंशन। इसके अलावा जो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन लिख लेंगे। तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी ml2t-2। इसके अलावा वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी lt-1। इसके अलावा टाइम की डायमेंशन कितनी रहेगी आपकी t रहेगी। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स की हेल्प से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां से l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन से l की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ v, तो कितनी आ जाएगी ये v अपॉन t पावर -1 दैट इज इक्वल टू कितना, ये t ऊपर चला जाएगा vt। अब इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट वाले में पोर्शन में रखेंगे। जैसे फर्स्ट में रखेंगे यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी डिवाइडेड बाई L2t-2। और जब हम यहाँ पर E एज इट इज रहेगा और L की जगह क्या रख देंगे हम VT, तो कितना हो जाएगा V2T2 और साथ साथ कितना T-2। इज इट क्लियर। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये E एज इट इज रहेगा, V पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा V पावर -2। यहाँ T की पावर 2 है, यहाँ T की पावर -2 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये हो गया आपका E V पावर -2। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा E V पावर -2 आया है, ये किसकी वैल्यू आई है m की। हमें डायमेंशन निकालनी थी किसकी, सरफेस टेंशन की। तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे और जैसे ही हम रखेंगे तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन आ जाएगी, सरफेस टेंशन वो कितनी आ जाएगी हमारी, सरफेस टेंशन की हमारी डायमेंशन आ जाएगी m की जगह रखेंगे हम E V-2 और T-2 वहां पर पहले से ही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी E V-2 T-2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम है इफ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड flowing through a tube are expressed as eta power x, rho power y, r power z, where eta, rho, r are the coefficient of viscosity, density of liquid and radius of the tube respectively. Then the values of x, y, z are given by, x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो डिपेंडेंसी देखिए, क्वेश्चन में डिपेंडेंसी क्या गिवन है, क्वेश्चन में डिपेंडेंसी गिवन है दैट इज vc इज प्रोपोर्शनल टू eta पावर x, rho पावर y और r पावर z। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो आपकी डायमेंशन की एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, कौन सी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी डायमेंशन, इन सारी टर्म्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन होती है हमारी कितनी, LT-1। इसके अलावा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन कितनी होती है हमारी ML-1 T-1। और डेंसिटी की डायमेंशन कितनी होती है हमारी ML-3 और रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी L। सारी डायमेंशन पता चल गई और सारी डायमेंशंस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, उस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। हमें बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, अब हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो यह आ जाएगा LT-1 इक्वल ईटा की जगह कितना आ जाएगा हमारा ML-1 T-1 होल पावर कितनी x। रो की जगह कितना आ जाएगा हमारा, रो की जगह आ जाएगा हमारा ML-3 पावर कितनी y और r की जगह कितना आ जाएगा L पावर कितनी आपकी z। सबसे पहले आप बेस इक्वेट करेंगे। जब आप बेस इक्वेट करेंगे तो m की होल पावर कितना हो गया हमारा, यहाँ से x यहाँ पर है y यहाँ पर है, तो कितना x प्लस y। सिमिलरली L की पावर कितना हो गया, माइनस x यहाँ पर है -3y प्लस z, ये हो गया हमारा L। और साथ साथ बचा क्या, तीसरी टर्म है t की पावर कितनी हो गई यहाँ से -x, ये आपकी t की पावर आ गई। ठीक है, इधर चल रहा है आपका कितना LT-1। यहाँ m की पावर हम कितनी मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे। अब जब हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पावर कंपैरिजन करने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू कितना 0, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 0, यहाँ कितनी है पावर x प्लस वाई, कॉमा यहाँ L की पावर है 1, यहाँ कितनी है -x -3y प्लस z। तो ये कितना हो जाएगा -x -3y प्लस z इक्वल टू 1, कॉमा यहाँ कितनी है -x और वहाँ कितनी है -1। तो यहाँ से सॉल्व करके x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1। x की वैल्यू 1 को हम जैसे यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। x और y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 -3 इंटू -1
और साथ साथ कितना प्लस जेड इक्वल टू कितना 1। तो सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1। तो हमने क्या देखा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू कितनी -1। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें हमने क्या एक्स की वैल्यू 1 आएगी हमारी, वाई की वैल्यू -1 आएगी और जेड की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं और लास्ट प्रॉब्लम जो ये आपकी क्या है, डेंसिटी से रिलेटेड क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 ग्राम। ठीक है, आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। तो नए सिस्टम में, न्यू यूनिट सिस्टम में आपको डेंसिटी की वैल्यू पूछी गई आपसे। अगर हम बात करें तो यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाटा गिवन है उसकी बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ मास इज कितना है हमारे पास 100 ग्राम। तो अगर हम 4 ग्राम मास की बात करें तो 4 ग्राम मास इन न्यू यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास 4/100 यूनिट। सिमिलरली यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इन न्यू यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास 1/10 यूनिट। जब हम डेंसिटी का फॉर्मूला की बात करते हैं तो डेंसिटी को डी से नोट करता हूं मैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ गया हमारे पास 4/100 यूनिट। मास कितना आ गया 4/100 यूनिट अपॉन जो वॉल्यूम है वो कितना है, जो भी साइड है उसकी पावर 3। तो 1/10 की होल पावर कितनी 3। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा 10³ 1000 ऊपर ले जाएंगे इसे हम। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना 40 यूनिट्स। कितना आ जाएगा आपका 40 यूनिट। तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी हो जाएगी हमारी 40 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्या करा हमने एक बार फिर देख लीजिए। जो डाटा गिवन था यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम में गिवन था तो हमने 4 ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। 10 सेंटीमीटर यूनिट गिवन थी डिस्टेंस की तो हमने 1 सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर ली। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आई होगी। जिसे जो भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर हम क्लास नोट्स की पीडीएफ, एक्सटर्नल जितने भी हम डाटा प्रोवाइड कराते हैं उसमें फॉर्मूला शीट हो या फिर आपकी न्यूमेरिकल शीट हो वो हम टेलीग्राम लिंक पे देते हैं। साथ साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर भी वहीं पर है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से धासु लेक्चर का हमारा सेकंड जो टॉपिक था जिसमें हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी 2010 से लेकर 2019 तक की, वो अब आपकी खत्म हुई। आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। आप चाहें तो वैसे तो कम समय है तो केवल इन्हीं क्वेश्चंस प्रॉब्लम का रिवीजन करें, इसी वीडियो का रिवीजन करें बार बार, वरना आप किसी अनदर बुक की हेल्प से या किसी अदर बुक की हेल्प से प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।